हेलो एवरीवन। मैं दिव्या आज डील करने वाली हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से हम बेसिक एस्पेक्ट्स कवर कर चुके हैं। हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिटेल में जान लिया है एंड रेस्ट वी कवर्ड सेल वॉल इन यूकैरियोटिक सेल। प्लांट के एस्पेक्ट से हमने सेल वॉल का स्ट्रक्चर भी कवर कर लिया। तो अब यूकैरियोटिक सेल में आगे बढ़ रहे हैं। हम डील करने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर और डिटेल में जानेंगे कि कैसा अरेंजमेंट है। बट इसको स्टार्ट करने से पहले आपको रिकॉल करना पड़ेगा बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स की कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो यहाँ पे रिपीट होने वाली हैं। उसके लिए आप बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर कवर करेंगे, उसे अच्छे से डिटेल में डील करेंगे, उसे समझेंगे और उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर समझना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा और रिलेट करना भी बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जानते हैं। पहले इसका एक बेसिक नेचर जानते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक लिविंग स्ट्रक्चर है। सेल वॉल जो है वो डेड स्ट्रक्चर था, राइट। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचर है जिसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल में बहुत इंपॉर्टेंस मिलती है, क्योंकि सेल वॉल जो है वो फुली परमिएबल है। बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो ऐसे ही हर चीज को सेल के अंदर नहीं आने देता। वो सेलेक्टिवली चीजों को पास करने देता है डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज हैविंग। और दूसरा उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ चैनल्स और पैसेजेस होते हैं, वो भी बहुत सेलेक्टिवली चीजों को अलाउ करते हैं, जिसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्टिवली परमिएबल है। ठीक है। इट्स अ काइंड ऑफ सेमी परमिएबिलिटी जिसमें भी बहुत सेलेक्टिव चीजें डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल वो सेल से पास कर सकते हैं, सेल के अंदर जा सकते हैं और सेल के बाहर जा सकते हैं। ठीक है। ऐसे परमिशन नहीं मिलेगी हर एक चीज को सेल के अंदर जाने की, राइट। सेलेक्टिवली परमिएबल है। बट क्यों है, किस वजह से है, उसके लिए जानना पड़ेगा स्ट्रक्चर जो कि बेस्ड है एक मॉडल पे जो दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने, जिसे कहा जाता है फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल नाम से कुछ कुछ आप फिगर आउट कर सकते हो। ठीक है। फ्लूइड पार्ट है, मोज़ैक्स हैं स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है। एंड दिस फ्लूइड मोज़ैक मॉडल वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन in 1972 by Singer and Nicholson. As I told, the model was given in 1972. अब इनके अकॉर्डिंग या फ्लूइड मोज़ैक मॉडल के अकॉर्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, तो स्ट्रक्चर जो है वो कहता है, ये मॉडल जो है वो कहता है कि स्ट्रक्चर जो है उसमें इंक्लूड रहेंगे कुछ मॉलिक्यूल्स जो है लिपिड मॉलिक्यूल, और लिपिड मॉलिक्यूल्स रहेंगे इन द फॉर्म ऑफ बाइलेयर, दो लेयर्स बना के रहेंगे। तो लिपिड बाइलेयर रहेगी। प्रोटीन्स रहेंगे। वो प्रोटीन्स जो है वो दो तरह के रहने वाले हैं, यहां पे मैं यहीं पे बता देती हूँ, दैट इज एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। और इनफैक्ट एनसीईआरटी में प्रॉपर्ली बताया भी गया है कि लिपिड पार्ट जो है इट कंप्राइजेस 40% पार्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद प्रोटीन फॉर्मिंग 52% पार्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। उसके अलावा वी हैव सम कार्बोहाइड्रेट एज वेल forming the part of or structure of plasma membrane. So carbohydrates. Let me specify that for you. We have oligosaccharides. ओलिगोसैकेराइड्स है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में। ठीक है। सो ये तीन कंपोनेंट है और इसको समझने के लिए हम ड्रॉ करेंगे क्या, इसका स्ट्रक्चर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है हम नॉर्मली इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, एक सेल की आउटर लाइन, ठीक है, जिसमें से ये पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ठीक है। हम नॉर्मली तो एक लेयर दिखाते हैं, बस इस एक लेयर में लिपिड की दो लेयर है। ठीक है। ध्यान से देखेंगे, हम इतना सा पोर्शन ले रहे हैं, ठीक है, सिर्फ छोटा सा पोर्शन ले रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं। इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर मिलेगा। हेड विद टेल, राइट।
ये आपको हेड और जो टेल अरेंजमेंट दिख रहा है, दैट्स द लिपिड स्ट्रक्चर। ये लिपिड स्ट्रक्चर है। सो यहां से हो गया हमारा लिपिड पार्ट पूरा। ठीक है, ये लिपिड बायलेयर है और हम कह रहे हैं यहाँ पे प्रोटीन्स भी हैं। प्रोटीन ध्यान रखेंगे एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक दोनों तरह के हैं। तो प्रोटीन जो है एक्सट्रिंसिक वो होंगे जो बायलेयर के बाहर होंगे। ठीक है, इस तरीके से बायलेयर के बाहर रहने वाले प्रोटीन्स जो है वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। राइट, जो बायलेयर में एम्बेडेड रहते हैं वो इंट्रिंसिक प्रोटीन है। ठीक है, सो ये हमारे पास आगे प्रोटीन्स एक्सट्रिंसिक एज वेल एज इंट्रिंसिक लेबल करेंगे थोड़ी देर में। उसके पहले मैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात कर लेती हूँ। कार्बोहाइड्रेट पार्ट जो है यानी कि ओलिगोसैकेराइड्स जो है, अब इसमें से हमारे पास दो साइड्स हैं, दोनों साइड फ्लूइड को फेस कर रही है। राइट, ये वाला पार्ट जो है सेल के बाहर वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होगा, सेल के अंदर साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड है यानी कि साइटोसॉल है। ठीक है, सो दोनों की तरफ ये राउंडेड राउंडेड पार्ट है, हेड्स हैं। ठीक है, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे ना वो इस तरफ होंगे, सिर्फ अंदर वाली साइड नहीं होंगे, बाहर वाली साइड। ठीक है, सो इसलिए मैं यहां बना रही हूं, ये वाला पार्ट है ये कार्बोहाइड्रेट से जुड़ा, प्रोटीन पार्ट एज वेल एज लिपिड पार्ट दोनों ही जुड़े रहते हैं कार्बोहाइड्रेट के साथ। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट पार्ट दोनों के साथ जुड़ा रहेगा, प्रोटीन हो या लिपिड हो। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो लेबल करते हैं। सबसे पहले मैंने जैसे कहा ये आ गई लिपिड बायलेयर, लिपिड बायलेयर। ठीक है, अब लिपिड बायलेयर में सबसे पहले स्ट्रक्चर को इलेबोरेट करते हैं। ये है स्ट्रक्चर जिसमें से ये हेड जो है ये है हाइड्रोफिलिक हेड यानी कि वाटर लविंग हेड। और बायोमोलिक्यूल्स रिकॉल करेंगे, उसमें हमने लेसिथिन का स्ट्रक्चर डील किया था। ये हाइड्रोफिलिक हेड वो पार्ट है जिसमें फॉस्फेट ग्रुप अटैच था। ठीक है, बाकी दो टेल्स जो है जो कोर लिपिड पार्ट से बनी थी। ठीक है, यानी कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल वाले पार्ट। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स थे। सो अब ये पार्ट, ये दो टेल्स जो है ये हाइड्रोफोबिक हैं। जैसे हम जानते हैं कि लिपिड का नेचर जो है वो हाइड्रोफोबिक होता है। सो हाइड्रोफिलिक टेल्स हैं ये दोनों। ठीक है, सो हाइड्रोफोबिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल्स। तो टेल्स हाइड्रोफोबिक होने की वजह से एक दूसरे को फेस करती हैं ताकि उन्हें साइटोसॉल की या एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड को फेस ना करना पड़े। ठीक है, जिसकी वजह से क्या रहता है, हमें हमें डिफरेंशियल नेचर मिलता है। एक ही पार्ट में एक ही जगह पे हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक अरेंजमेंट दोनों है, जिसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सेलेक्टिवली परमिएबल नेचर आता है। तो कोई भी चीज चाहे वो वाटर डिजोल्विंग हो या हमारे पास वाटर डिजोल्विंग नहीं हो, वाटर हेटिंग हो, तो दोनों ही चीज को पास करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। ठीक है, यहाँ से तो बहुत सेलेक्टिवली कुछ चीजें होती हैं जो यहाँ से इजीली पास कर पाती है लिपिड बायलेयर से। तो लिपिड बायलेयर के अलावा वी हैव सम प्रोटीन पार्ट जो चैनल की तरह काम करता है। ये देखो ये पैसेज की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ये वाला प्रोटीन पार्ट ये कैरियर की तरह काम करेगा, फ्लिप कर सकता है यहां से। तो इसीलिए पैसेजेस बनाए गए हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका कंटिन्यूस मूवमेंट जो है वो जरूरी होता है, उसके लिए प्रोटीन्स जो है वो काम कर लेते हैं। ठीक है, सो प्रोटीन्स के बारे में बात करते हैं। तो ये जो एम्बेडेड प्रोटीन्स हैं, एज आई टोल्ड यू, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन्स वो होते हैं जो एम्बेडेड रहते हैं बायलेयर में। और ये है हमारे पास एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन दोनों साइड होंगे, ठीक है, बायलेयर के। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, extrinsic protein remains outside the bilayer, whereas intrinsic protein remains embedded in bilayer. Right, and rest we have carbohydrates or oligosaccharides present at the outer side only.
आउटर साइड में प्रेजेंट रहते हैं बेटा सिर्फ क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो, जैसे हम कहते हैं ना कि एंटीजन प्रेजेंट रहते हैं सेल के ऊपर, ये एंटीजन टर्म जो है वो आप 12th में डील करोगे। ये एंटीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो सेल की सरफेस पे होती है। मैं अगर मैं छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनाऊं अगर सेल के ऊपर कुछ इस तरीके से, ये कुछ सरफेस प्रोटीन्स होते हैं जो सेल के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी हेल्प से दूसरा सेल एक सेल को पहचान पाता है। ठीक है, तो जैसे हम एक दूसरे के चेहरा देख के, एक दूसरे के फीचर्स देख के पहचान पाते हैं, सेल को एक दूसरे को आइडेंटिफाई करने के लिए इन एंटीजेंस की और सरफेस प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है। हम सरफेस प्रोटीन्स नॉर्मली टर्म यूज कर लेते हैं, बट एक्चुअली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओलिगोसेकेराइड्स और कार्बोहाइड्रेट्स विद आइदर प्रोटीन्स और लिपिड्स। ठीक है, तो अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमेशा प्रोटीन्स और लिपिड के साथ कॉम्बिनेशन में ही रहते हैं। ठीक है, तो अब ये ओलिगोसेकेराइड जुड़े हैं और ये अभी किस तरीके से काम कर रहे हैं, ये काम करते हैं सेल टू सेल रिकॉग्निशन में। इनका काम है सेल टू सेल रिकॉग्निशन में। राइट, सो ये है हमारे पास पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। यहां से आपको पता चला कि सेल टू सेल रिकॉग्निशन में क्या काम कर रहा है। प्रोटीन्स जो है दे वर्क एज अ कैरियर, ये कैरियर और पैसेज की तरह काम करते हैं, और सेलेक्टिवली परमेबिलिटी जो देता है वो देता है लिपिड बाइलेयर। राइट, सो अब जो चीजें पास हो रही हैं वो किस किस मैकेनिज्म से होती हैं, ठीक है, उसके बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं और जानते हैं कौन कौन से मैकेनिज्म्स हैं जिसकी हेल्प से चीजें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जाती हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंक्लूड्स बोथ मैकेनिज्म्स, यानी कि एक्टिव और पैसिव दोनों तरह के ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं। सो एक्टिव ट्रांसमिशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एज वेल एज पैसिव ट्रांसपोर्ट, दोनों तरह के मैकेनिज्म्स जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो मैकेनिज्म रहता है जिसमें एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इट यूटिलाइजेस एनर्जी और एटीपी। बट जो पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होता है उसमें एटीपी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कोई भी एटीपी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, बिना एनर्जी के हो जाएगा। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के केस में जब चीजें की मूवमेंट होती है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है। सो मूवमेंट जो होगी इट वुड बी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसे पूरा डिटेल में समझाऊंगी, उससे पहले मैं बता दूं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है उसके केस में जो मूवमेंट होती है वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब ध्यान से सुनेंगे कैसे। हमारे पास एक बकेट है, मैं यहां पे बकेट ले रही हूं, इट रिमेन्स फिल्ड विद अ सोल्यूशन। यहां पे ये सोल्यूशन से फिल्ड है बिकॉज हम बायोलॉजिकल लेवल पे डील कर रहे हैं, आई एम टेकिंग सेल ओनली फॉर रेफरेंस। तो यहाँ पे इसके बीच में हमने एक सेल डाल दिया है। सेल जो है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज वर्किंग एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हियर। अगर हम नॉर्मली केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं या बायोलॉजिकल सिस्टम से बाहर कर रहे हैं तो हम एक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, जो सेमी परमिएबल नेचर की मेम्ब्रेन होती है वो हम डेवलप कर देते हैं। ठीक है, दो मीडियम्स, दो सोर्सेस बना लेते हैं, बट यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह यहाँ पे काम करेंगे। राइट, सो अब यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बाहर का अरेंजमेंट कैसा और अंदर का अरेंजमेंट कैसा वो देखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास बाहर जो है सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इंक्लूड्स बोथ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। अगर हमारे पास सॉल्वेंट इसमें 10 ml है और सॉल्यूट 5 ग्राम है, ठीक है, 5 ग्राम सॉल्यूट है, ठीक है, एंड 10 ml सॉल्वेंट है, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में डील करेंगे। वही अगर हम सेल की बात करूं तो सेल में लेट्स से 5
और 2 ml मैं ले रही हूँ, ठीक है, 2 ml सॉल्वेंट है, ठीक है, 2 ml सॉल्वेंट है, बट हमारे पास वहीं पे 2 ग्राम सॉल्यूट है। तो आप यहां पे देख पा रहे हो सॉल्वेंट के कंपैरिजन में यहां पे जितना सॉल्यूट है, ठीक है, 50% आप कंपैरेटिवली ले लो, तो हमारे पास 50% के कंपैरिजन के हिसाब से यहाँ पे सॉल्यूट है, और यहाँ पे सॉल्वेंट के हिसाब से सॉल्यूट जो है वो बहुत ही ज्यादा है। हाँ, अगर हम इसको 10 ml के हिसाब से कर ले, 10 ml सॉल्वेंट है और हमारे पास 8 ग्राम सॉल्यूट है, ठीक है, थोड़ा कंपेयर करने के लिए 10 ml सॉल्वेंट है, यहाँ पे 1 ग्राम अगर सॉल्यूट है, तो हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हाई है, यानी कि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन हाई है, जिसकी वजह से दो चीजें होंगी, ठीक है, आइदर क्या होगा, सॉल्यूट को बाहर जाना पड़ेगा सेल से, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूट ज्यादा है, 5 ग्राम 8 ग्राम, ठीक है, मैंने अब सॉल्वेंट की जो क्वांटिटी है वो सेम कर दी है, ठीक है, वैसे तो सेल छोटा है, बट यहाँ पे हम सिर्फ रेफरेंस ले रहे हैं समझने के लिए। तो अब सॉल्वेंट जो है उसके कंपैरिजन में सॉल्यूट यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है, कंपेयर करें तो अब क्या चीज हो सकती है, सॉल्यूट या तो बाहर जाएगा या तो सॉल्वेंट सेल के अंदर आएगा, दो चीजें हो सकती है, ठीक है। तो अगर सॉल्यूट बाहर मूव कर रहा है इस केस में, तो मतलब डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, और अगर सॉल्वेंट अंदर जा रहा है तो ऑस्मोसिस हो रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब क्या है, सॉल्वेंट जो है हम कंपेयर करते चलेंगे, सॉल्यूट के कंपैरिजन में सॉल्वेंट यहाँ पे ज्यादा, ये डाइल्यूटेड पार्ट है, ये कंसंट्रेटेड पार्ट है, तो बैलेंस करने के लिए कुछ भी हो सकता है, यहाँ पानी ज्यादा है और सेल के अंदर सॉल्यूट ज्यादा है, ठीक है, तो हम बैलेंस कर रहे हैं, वाटर अगर जाएगा, सॉल्वेंट अगर जाएगा तो सेल के अंदर जाएगा इस केस में, तो ज्यादा से कम में गया, ठीक है, अगर सॉल्यूट जाएगा बैलेंस करने के लिए तो सेल के बाहर जाएगा, सॉल्यूट यहाँ पे बाहर कम है, तो अगेन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में गया, सो दिस इज कॉल्ड अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो अगर चीज यहाँ पे ज्यादा है, कम में भेजनी है, तो मतलब एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कई बार सेल को होता है कि बाहर चीजों की कंसंट्रेशन कम है और सेल के अंदर ज्यादा है, ठीक है, बट फिर भी सेल को एक्स्ट्रा की रिक्वायरमेंट है, तो सेल क्या करता है, एनर्जी को यूज करके बाहर की थोड़ी सी चीज भी अंदर डिराइव कर लेता है, यूजिंग कैरियर्स, यूजिंग पैसेज प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स को एनर्जी देनी पड़ती है कि तुम ये मटेरियल जो है वो सेल के अंदर ला के दो, यूज वट एवर एनर्जी यू रिक्वायर्ड, तो उसके अकॉर्डिंग आप चीजों को अंदर मूव करवा लो। तो कैरियर प्रोटीन्स या जो चैनल प्रोटीन्स है, अगर उनको इन्वॉल्व करना पड़ता है और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन मूवमेंट करवानी पड़ती है, तो उस केस में एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो सिंपलर फॉर्म में यहाँ पे आपने समझा कि किस तरीके से अरेंजमेंट रहता है, ठीक है। और अगेन हम डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड देखते हैं, फाइन। अगर हम यहाँ पे जैसे हमने पहले लिया था, यहाँ पे अगर हम 1 ml सॉल्वेंट ले लेते हैं, तो उसके कंपैरिजन में अगर 5 ग्राम यहाँ पे सॉल्यूट ले लेते हैं, तो हमारे पास सॉल्यूट बेशक सेम आ गया, लेकिन सॉल्वेंट के कंपैरिजन में अगर हम यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करें, यहाँ सॉल्यूट कम है, इनके कंपैरिजन में, ये कॉन्सेंट्रेटेड है, ये डाइल्यूट है, इसको चीज का भी ध्यान रखना है। ये नहीं है कि सॉल्यूट सेम कंसेंट्रेशन का होगा या सॉल्वेंट सेम कंसेंट्रेशन का होगा तो आप उससे कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। तो ये चीज है, इस चीज का ध्यान रखना है। सो ये है हमारे पास मैकेनिज्म। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे आते हैं हमारे पास बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, जिसमें बल्क में चीजें ट्रांसपोर्ट की जाती है यूजिंग कैरियर प्रोटीन्स, ठीक है। आयन ट्रांसपोर्ट, जिसके लिए चैनल्स हैं सेल में, ठीक है। वही अगर मैं पैसिव की बात करूं तो ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। और ऑस्मोसिस जो है, इट मींस द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर विदाउट यूजिंग एटीपी एंड अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि सॉल्वेंट की मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है, वेयर एज डिफ्यूजन रिप्रेजेंट्स द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, बल्क ट्रांसपोर्ट मींस बल्क में किसी सॉल्यूट का ट्रांसपोर्ट होना,
ठीक है, जिसमें जो है अगर हम बात करें तो फैगोसाइटोसिस आता है, पाइनोसाइटोसिस आता है। फैगोसाइटोसिस जो अमीबा करता है, राइट? अमीबा जो है इस तरीके से अमीबा है। इसके सामने अगर फूड पार्टिकल होगा, ये सीडोपोडिया क्रिएट करके फूड पार्टिकल को एनगल्फ कर लेगा, राइट? सो इस मैकेनिज्म के लिए पूरी प्रॉपर एनर्जी चाहिए, यानी कि बल्क में सॉल्यूट को इनटेक करना सेल के अंदर, ठीक है, दैट इज बल्क ट्रांसपोर्ट। तो फैगोसाइटोसिस जो है वो बल्क ट्रांसपोर्ट में आता है। आयनिक ट्रांसपोर्ट, जैसे हमने कहा कि सेल के अंदर चैनल्स है आयन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जो आपने प्रोटीन्स देखे इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, वो कैरियर्स और चैनल्स की तरह काम करते हैं उन आयंस के लिए। और इस चीज को डिटेल में समझने के लिए जब हम करेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें एक मैकेनिज्म है जिसमें नर्व इंपल्स जनरेशन के बारे में बात हुई है और कंडक्शन के बारे में बात हुई है। तो उसमें आप आयनिक चैनल्स का काम जो है वो डिटेल में डील करते हो, ठीक है? तो वहां पे हम बात करेंगे किस तरीके से आयन मूव्स करते हैं और किस तरीके से आयनिक बैलेंस में मेंटेन होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होती है नर्व्स में, राइट? सो ये है कुछ बेसिक अरेंजमेंट जिसमें हमने डील किया एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये सारे मैकेनिज्म्स जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूज करता है अलग अलग सॉल्यूट्स के लिए, अलग अलग कंसेंट्रेशन लेवल्स के लिए, ताकि वो ट्रांसपोर्टेशन करवा सके, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डील करेंगे ऑर्गेनल्स, एक एक करके डील करेंगे। हम बात करेंगे नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स की, सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स की, जिसमें हमने कहा कि पूरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं, एंड रेस्ट वी आर लेफ्ट विद देन डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स, जो कि हमारे पास सेमी ऑटोनॉमस नेचर भी रखती हैं, तो उनको डिटेल में डील करेंगे। फिर कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो सेल से जुड़ी हैं, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा, राइट? सो तब तक के लिए अच्छे से पढ़ ले, और बायोमोलिक्यूल्स जो है उसको रिलेट जरूर करना है। ये चैप्टर्स जो है वो रिलेट करते हुए पढ़ेंगे। अगर एक चैप्टर पढ़ लिया फिर उसको कंटिन्यू करने के लिए, नेक्स्ट को कंटिन्यू करने के लिए हमेशा रिलेट करना जरूरी है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो सके, राइट? सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और बात करते हैं ऑर्गेनल्स के बारे में।